हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार। शुरुआत करते हैं हरियाणा की राजनीति से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 महीने के बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव होने से पहले ही, चाहे हम बीजेपी जजपा के गठबंधन की बात करें या विपक्ष में ज्यादा मजबूती के साथ पेश आ रही कांग्रेस पार्टी की बात करें, राज्यसभा सीट को लेकर के बड़ा घमासान मचा हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा जो रोहतक से सांसद थे, राज्यसभा सांसद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि लोकसभा सीट से वो जो है उम्मीदवार चुने गए हैं। लोकसभा सांसद के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अब कांग्रेस पार्टी किसे उम्मीदवार के रूप में उतारेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जसपा पार्टी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा दुष्यंत चौटाला जी से कि वो अपने भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी को मैदान में उतारे तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। दिग्विजय चौटाला जी ने वापिस प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने मेरा नाम लिया है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादा उनके पास विधायक हैं, अगर खुद मैदान में आते हैं तो हम उनका समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अपने पुत्र वधू या फिर अपनी पत्नी को मैदान में उतारे तो हम किसी प्रकार के लिए तैयार हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर हमला बोलते हुए दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि अपना नंबर कम होने की वजह से पीछे क्यों भाग रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले भी कहा कि 10 की गिनती करवाए जसपा पार्टी, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। दुष्यंत चौटाला जी ने भाजपा पार्टी के साथ साठगांठ का भी आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर लगाया है। लेकिन राज्यसभा सीट के लिए अभी तक फिलहाल कोई भी चेहरा सामने नहीं आया है। उधर अगर भाजपा पार्टी की बात करें तो अभी तक कोई साफ नहीं हो पाया है कि राज्यसभा सांसद के लिए किसे बीजेपी पार्टी भेजना चाहती है। क्योंकि अगर हम हरियाणा के विधानसभा की बात करें तो फिलहाल 87 विधायक जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर है। चाहे हम बात करें पूर्ण बहुमत के लिए तो 44 यानी 44 विधायक एक बहुमत सरकार के लिए चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, किसी के पास में भी फिलहाल बहुमत नहीं है। लेकिन बीजेपी पार्टी अच्छी तरीके से अपनी सरकार चला रही है। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे जसपा पार्टी की बात करें, दोनों ने अल्पमत सरकार का नाम लिया है कि फिलहाल सरकार जो है नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, वो बहुमत में नहीं है और अल्पमत में है और सरकार जो है वो गिराई जानी चाहिए। राज्यपाल जी के बाद में भी उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन कहा कि आने वाले चुनाव के अंदर आप तैयारी कीजिएगा, सरकार बहुमत में है, अगर बहुमत पास करना होगा तो वो किसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उधर कल हमने एक खबर के अंदर कहा था कि राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम सीट से लोकसभा क्षेत्र के अंदर उन्होंने राज बब्बर जी को हरा करके एक बड़ी जीत हासिल की। अटकलें यह भी थी कि मुख्यमंत्री चेहरे के लिए वो अपने आप की दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है कि अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब की बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। इससे पीछे हट गए हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि आला कमान ने जो घोषणा कर दी है हम उनके साथ नहीं है। लेकिन थोड़ा मलाल जरूर होगा, क्योंकि दक्षिण हरियाणा जो है उनके पिता राव वीरेंद्र सिंह के बाद में मुख्यमंत्री पद से हटके रहा है और अहिरवाल क्षेत्र कहें या दक्षिण हरियाणा क्षेत्र कहें, वो चाहता था कि उनके एरिया के अंदर जो है वो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री चुना जाए। लेकिन उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है और उन्होंने खुद स्पष्ट भी किया है कि नायब सिंह सैनी जी की मौजूदगी में या नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई के अंदर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अब आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर एक चीज और देख करके सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती पेश करना चाहती है तो वहीं जसपा पार्टी बीजेपी पार्टी भी अपना पक्ष मजबूत करना चाहती है। वही जसपा पार्टी के उप मुख्यमंत्री रहे, भाजपा पार्टी के साथ में गठबंधन में रहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने भी 100 दिन का एक ट्रेंडिंग तैयार किया है। 4.5 साल पार्टी के साथ बिताने के बाद उनको आज याद आ गया कि बीजेपी पार्टी के 100 दिन के में भाजपा पार्टी की पोल खोलेंगे। 100 दिन के अंदर, कहना चाहूंगा कि 100 दिन के अंदर वो कार्यों के, सरकार के निंदा के कार्यों को लोगों के सामने पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने 4.5 साल के अंदर लोगों के साथ में पता नहीं क्या क्या किया है, लेकिन साथ रहते हुए वो नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन जैसे ही जसपा पार्टी का गठबंधन टूटा है, जसपा बीजेपी का गठबंधन टूटा है, उसके बाद से लगातार प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद जसपा पार्टी अपने इस चुनाव के अंदर अपना वर्चस्व बचा पाए, वो भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर एक पटखनी जो है वो जसपा पार्टी को देखने को मिली है। चाहे दुष्यंत चौटाला जी की मां की बात करें, जमानत जब्त करने का काम जनता ने करवाया है। उचाना सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर भी उन्होंने कहा है कि पहले भी हमारी ना नहीं थी और आगे भी ना नहीं है, हो सकता है कि उचाना से वो दोबारा मैदान में आ जाए। इन अटकलों को खारिज कर दिया है कि उचाना से ही दुष्यंत चौटाला दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लोकसभा
सीट के अंदर उनकी माताजी को उचाना सीट से या उचाना हलके से जो है वोट का मार्जिन बहुत कम मिला। अगर बाजड़ा क्षेत्र की बात करें, उनकी माताजी जो है बाजड़ा क्षेत्र से विधायिका रही थी, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारा विधायक गुमशुदा है। इस हलके को पिछले 5 साल में नैना चौटाला जी ने कभी संभाला ही नहीं, क्योंकि माताजी थी दुष्यंत चौटाला जी की, सरकार में हाथ भी था, लेकिन यहाँ के लोगों ने एक नए आदमी को, एक नए चेहरे को यहाँ पे मौका दिया, क्योंकि पीछे बीजेपी पार्टी से सुखविंदर मांडी जी यहाँ से विधायक थे। उसके बाद उनको पलट करके यहाँ पे नैना चौटाला जी को एक तरफा माहौल उन्होंने बना के दिया और विधायक पद भी उन्होंने यहाँ पे दे दिया था। लेकिन अभी फिलहाल बारडा क्षेत्र की बात करें तो बारडा क्षेत्र से विधायिका जरूर हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को गुमशुदा की तलाश लोग कह रहे हैं कि हमारा विधायक यहाँ से गुमशुदा है। कभी यहाँ पे सुख दुख के अंदर तो छोड़िए, काम कार्यों के लिए भी नैना चौटाला जी यहाँ पे नहीं आई। सत्ता के अंदर 4.5 साल सुख भोगने के बाद में दुष्यंत चौटाला जी को आखिरकार अगर बात करें किसान आंदोलन की तो वो भी उनको याद आ गया। बीजेपी पार्टी को अगर बात करें, उन्होंने जो कार्य किए थे, अगर सीईटी की बात करें, सीईटी के अंदर 5 नंबर के लिए जो हाईकोर्ट ने जो घोषणा की है उसको वापस हाईकोर्ट के अंदर ले जाने के लिए भी बीजेपी पार्टी ने कहा है कि हर हाल के अंदर हम इस आरक्षण को दिलाकर रहेंगे। लेकिन जो आरक्षण संविधान के अंदर आरक्षित दिया गया है उससे हट के कोई पार्टी किस प्रकार से किसी एक विशेष वर्ग को, एक विशेष तमगे को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस प्रकार का आरक्षण कैसे दे सकती है। अगर आरक्षण सही था या नहीं था तो पीछे 5 साल से जो भर्तियां लगातार हो रही थी, जो लोग लगे हुए हैं, उनके पेट के अंदर भी अब गुटरमू शुरू हो चुकी है, क्योंकि नौकरी लगने के बाद भी उनके ऊपर खतरा जो है मंडराया हुआ नजर आ रहा है। ऐसे तमाम बातें हैं जो विधानसभा के अंदर चुनाव के अंदर निकल करके आएंगी। परिवार पहचान पत्र को लेकर के बहुत सारे लोगों ने इतने चक्कर लगाए कि कहीं ना कैसे करके परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां हैं वो ठीक हो जाएं, लेकिन अब लास्ट के 3 महीनों में सरकार को परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां भी याद आई, कैंप भी लगवाए। पहले फैमिली आईडी से एक मेंबर अलग नहीं हो सकता था, ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं कि एक फैमिली मेंबर जो है वो किसी दूसरे जिलों के अंदर जोड़ दिया गया। अगर वो गुहार लगाता रहा सरकार से कि मेरा फैमिली आईडी में नाम जोड़ दिया जाए या हटा दिया जाए, लेकिन ऐसी चीजें जो है वो, ऐसे समाधान जो है वो जनता के साथ नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब सारा मार्जिन सरकार ने खोल दिया है। परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को ठीक करने के लिए पहले भी कैंप लगाएगी, अब भी कैंप लगाएगी। खास करके इनकम को लेकर के वेरीफाई हो जाती थी, लेकिन जिस घर के अंदर, जिस लोगों के अंदर बिजली बिल के ऊपर कंडीशन थी 9,000 की बात, उसके बाद 12,000 की सालाना लगाया गया, लेकिन अब फिलहाल कोई कंडीशन जो है वो नहीं लगाई गई। ऐसी तमाम बातें बहुत सारी निकल करके आती हैं, लेकिन आप लोग, जनता जनार्दन होती है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बारडा क्षेत्र की बात करें, लोहारू की बात करें, तोसाम की बात करें, दादरी की बात करें, आसपास के लगते 3-4 विधानसभा क्षेत्र की हम आपको खबरें जरूर दिखाएंगे। लेकिन अभी चाहे लोहारू विधानसभा क्षेत्र की बात करें, लोहारू विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, फिलहाल के विधायक वित्त मंत्री हैं सरकार के अंदर, कृषि मंत्री रहे हैं पहले जयप्रकाश दलाल जी। उनके कार्यों को, रूपरेखों देखा जाए तो विपक्ष के अंदर इतना मजबूत जो अभी तक चेहरा जरूर है, लेकिन टिकट की अटकलें जो हैं वो अभी भी संक्षेप बनी हुई है। जनता का कहना है कि अगर लोहारू क्षेत्र से कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार के रूप में, चाहे हम सोमवीर जी पूर्व में विधायक रहे हैं उनकी बात करें, चाहे राजवीर सिंह फटिया पूर्व में जिला प्रमुख रहे हैं उनकी बात करें, या फिर राज गागड़वास, नरेंद्र राज गागड़वास जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने, चाहे उनकी बात करें या फिर और चेहरों की बात करें, इन तीनों में से अगर मजबूत चेहरा जो लोग मान रहे हैं वो राजवीर सिंह फटिया को मान रहे हैं। लेकिन पूर्व में विधायक रहे सोमवीर सिंह ने भी अपना पूरा दमखम जो है वो एक बार झोंक दिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि टिकट लेने की या टिकट की आप चिंता ना करें, आप लोग पार्टी के लिए आप तत्पर जी जान लगा दें, आने वाले समय के अंदर बता दिया जाएगा। लेकिन जो लोगों का कहना है कि अगर लोहारू के अंदर जेपी दलाल जी और कांग्रेस पार्टी के अगर टिकट देती है राजवीर सिंह फटिया को, जितना मजबूत के साथ मुकाबला हो सकता है, अगर जेपी दलाल जी के सामने कोई दूसरा प्रतिद्वंदी आता है तो शायद जेपी दलाल जी अच्छे मार्जिन से यहाँ पे जीत जाएंगे, क्योंकि जेपी दलाल जी ने भी काफी मेहनत की है। 3 बार चुनाव, तीसरी बार मैदान में थे, 2 बार हार चुके थे, लेकिन तीसरी बार मैदान में आए, 18,000 के मार्जिन से उन्होंने लोहारू हल्के की जनता का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ और सीधे तौर पर हरियाणा के विधानसभा या कहूँ मंत्री के रूप में उन्होंने जगह बनाई और लोहारू हल्के के अंदर कार्यों को उन्होंने बौछार लगा दी। बौछारें इतनी हैं, लोगों का कहना है कितने उन्होंने कार्य किए हैं, लेकिन जनता जानती है किस प्रकार के कार्य उन्होंने किए हैं, किस प्रकार के नहीं किए हैं। ये सब बातें चुनावी चीजों के अंदर याद जरूर आएंगी। ऐसे ही तमाम बातें हम करते रहेंगे। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।